जैसे शतरंज के खेल में सतर्कता आपको जिताती है, वैसे ही क्राइम गेम्स के मामले में सतर्कता आपको बचाती है। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम गेम्स। ये एक नई सीरीज है जहां हम आपको अवेयर करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं क्राइम गेम्स के बारे में, ताकि कोई भी आपके साथ ये क्राइम गेम ना खेले। ये है क्राइम गेम्स। आज के जमाने में जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्रिमिनल्स का माइंड भी शार्प होता जा रहा है, उनके तरीके बदलते जा रहे हैं और एक नया ट्रेंड आ गया है जिसको बोलते हैं साइबर क्राइम। तो क्राइम हो या साइबर क्राइम हो, आप कैसे बच सकते हैं, इस पर इस सीरीज में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। आज के इस पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए जो फ्रॉड हो रहा है। आप मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को रजिस्टर करते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि शादी के नाम पर आपसे ठगी की गई है। किसी बंदे ने किसी बंदी से 5 लाख रुपए ठग लिए, किसी बंदी ने किसी बंदे से 10 लाख रुपए ठग लिए। तो ये जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, ये वैसे तो इसलिए बनाई गई हैं कि आपकी शादी हो जाए, सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन इनको भी साइबर क्रिमिनल्स ने अपना निशाना बना लिया है। आज हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर पुलिस के चीफ साइबर क्राइम कंसल्टेंट मुकेश चौधरी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के इस पहले एपिसोड में हम मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स जो हैं उनको बड़े डिटेल में, बड़े विस्तार में आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि ये जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये कैसे इन मैट्रिमोनियल साइट्स का फायदा उठा रहे हैं और कैसे ये, क्या इनकी मॉडस ऑपरेंडी है बेसिकली जिसके जरिए क्राइम हो रहा है? देखिए, टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी आपको कंफर्ट देने के लिए, आपको ईज देने के लिए और आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए बनी होती है। तो इसके बेस पे होता है क्या है कि हर कोई चाहता है अपना परफेक्ट मैच ढूंढना, और जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो एक डमी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर मोर ओवर जो लोग सर्च कर रहे होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली वो प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं, और ये मिसलीडिंग और मैनिपुलेटिंग प्रोफाइल्स होती हैं। इसमें अगर किसी का लिखा है कि वो उससे 1 करोड़ का पैकेज है, तो एक्चुअल में 1 करोड़ का पैकेज नहीं होता है। और ये सोच के अगर आप शादी कर लेते हैं कि प्रोफाइल पे क्या लिखा हुआ है, तो फिर आगे जाके फ्रॉड हो जाता है। तो प्रोफाइल पर नहीं जाना है आपको। अच्छा, इसी में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ के आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो क्राइम हो रहा है मैट्रिमोनियल साइट्स पर, जो शिकार बनाया जा रहा है लोगों को, इसका पैटर्न क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं, कैसे इनका टारगेट एरिया क्या होता है? ये टारगेट कुछ इस तरीके से कर रहे होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी का ऑलरेडी डाइवोर्स हो रखा है, वो काफी वल्नरेबल होती हैं इस केसेस में, क्योंकि उनको पहले से मालूम है कि इनको इमोशनली टच करना है, इनकी तारीफ करनी है, ताकि उनकी जो है सॉफ्ट कॉर्नर उनका डेवलप हो जाए। और सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होने के बाद में अब उनसे फिर वो उनका एडवांटेज लेते हैं। वो चाहे हो सकता है कि मॉनिटरी एडवांटेज लें, उनसे कुछ मनी बोरो करें या कोई फेवर ले लें या कोई गिफ्ट ले लें। दूसरे केसेस वो हैं जिस केसेस के अंदर कुछ लोग क्या होता है कि अपने से बहुत ज्यादा गुड लुकिंग को सर्च कर रहे होते हैं। जैसे कोई एवरेज लुकिंग है और बहुत ज्यादा कोई, या तो किसी लेडी को कोई बहुत ही ज्यादा हैंडसम पर्सन चाहिए, ठीक है, अब या फिर कोई मेल है, उसको कोई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल फीमेल चाहिए अपनी लाइफ पार्टनर, और उनको उस अपोजिट जेंडर से रिक्वेस्ट आ भी जाती है और वो खुद ही इंटरेस्ट शो करते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, इसको मेरे अंदर कोई बहुत खूबी दिखी होगी तभी जाके इसने मुझे अप्रोच किया है। और फिर क्या है कि सामने से वो तारीफ भी करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, बस अब मेरे लिए यही परफेक्ट मैच है। और वो ये भूल जाते हैं कि जब आपसे वो बहुत ज्यादा बेटर है तो उसके पास में और भी ऑप्शन है, आप ही क्यों सेलेक्ट किया। पर उस टाइम पे ये डाउट नहीं हो रहा होता है, हर कोई अपने आप पे ये भरोसा रख रहा होता है कि नहीं, मेरे में तो वो बात है। तो बहुतों को लगता है कि मुझ में वो बात है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि क्या एज ग्रुप भी इसमें मैटर करती है कि भाई एक पर्टिकुलर एज हो गई है तो लोगों में डेस्परेशन बढ़ गई, ऐसे लोगों को भी टारगेट किया जाता है? बिल्कुल है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि शादी और रिश्ते और ये इस तरीके से होते हैं कि घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपके लिए रिश्ता देखते हैं, पर एक लेवल के बाद में जब एज बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर वो फाइनली कुछ लोग ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी मैट्रिमोनी पोर्टल पे मूव कर जाते हैं, और वहां पे फिर वो जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिससे उनकी जो लाइफ है वो आगे जाके हो सकता है कि हेल बन जाए। राइट। अब मैं थोड़ा सा केसेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक ओडिशा से केस आया जिसमें महिला खुद को डॉक्टर बता रही थी और उन्होंने एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए की ठगी की। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक महंगा गिफ्ट भेज रही हूँ और कस्टम ड्यूटी के नाम पर ये ठगी हुई। मैट्रिमोनियल साइट्स का फायदा उठा करके ठगी हो रही है। इसको जरा अगर आप समझाएंगे कैसे बच सकते हैं इस तरीके की ठगी से? मैट्रिमोनी पोर्टल में ये ऐसे केसेस जिसके अंदर अगर किसी को अपना परफेक्ट मैच मिलता है तो उनका जो पार्टनर है और वो पार्टनर उनके लिए कोई गिफ्ट भेजना चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक डायमंड रिंग भेज रहा हूँ। गिफ्ट कोई आता ही नहीं है, ना कोई भेजता है ना कहीं पहुंचता है। बस एक लेडी का कॉल आएगा, कस्टम्स डिपार्टमेंट से मैं बोल रही हूँ और आपका एक गिफ्ट आया है और इसके अंदर कस्टम्स की ड्यूटी आपको पे करनी होगी।
फिर ये क्या होता है कि पेमेंट मांगते हैं कि सर कस्टम के लिए ड्यूटी ये है, आपके जो डायमंड है, जो डायमंड रिंग है, उसके जो डायमंड के जो नेकलेस है या रिंग है, उसकी कॉस्ट जो है वो कुछ इतने लाख रुपए का है या 50 लाख का है, 60 लाख का नेकलेस है, और इतना आपको कस्टम ड्यूटी पे करना है, आपको 50,000 देना है, आपको 80,000 देना है। फिर वो पे करने के बाद में वो बोलते हैं कि नहीं एक्चुअली क्या है कि ये डायमंड हम सोच रहे थे नॉर्मल डायमंड है, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डायमंड है, रेयर डायमंड्स में से एक है, और इसकी कॉस्ट जो इवेल्युएशन हुई है वो ज्यादा इसकी वैल्यू है, और आपको अब ये और ड्यूटी पे करना होगा, और वो ड्यूटी पे करवाते रहते हैं। राइट। और जितना एक्सपेंसिव बताएंगे गिफ्ट उतनी ज्यादा ड्यूटी पे कर सकते हैं। पे करते टाइम पे जो ये विक्टिम है ये सोचना बंद कर देते हैं कि हम जिस अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं वो तो एक पर्सनल अकाउंट है, वो तो एक गूगल पे का वॉलेट है, पेटीएम का अकाउंट है, या किसी इंडिविजुअल का एक पर्सनल अकाउंट है, कस्टम्स डिपार्टमेंट का तो है ही नहीं ना। और अगर इतना आप अमाउंट पे कर ही रहे हैं, आप चले ही जाइए, ट्रैवल कर लीजिए वहां पे उसको लेने के लिए। राइट। अमाउंट कैरी कर लो साथ में, वहीं दो पेमेंट, कोई आपको रिसिप्ट भी मिलेगी, कोई आपको गवर्नमेंट ऑफिसर भी मिलेगा, पर आप अगर वहां जाने की बात करेंगे तो वहां कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कभी। राइट। तो आपने ये जो बताया, अभी आपने बताया कि महिला जो है उसको लगता है कि नेकलेस आ रहा है, यहाँ पर तो ये था कि इसमें तो महिला ने कहा था कि मैं गिफ्ट भेज रही हूँ, तो ये केस दोनों तरफ से चल रहा है। अब इसमें तो बात आ गई कि ग्रीड जो है वो कहीं ना कहीं शामिल है, कि भाई लालच आ गया कि पैसा जो है मेरे पास कोई महंगा गिफ्ट आ रहा है, महंगा सामान आ रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है इन मैट्रिमोनियल साइट्स पर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं कि इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक पुणे का मामला आया था सर, जिसमें जान पहचान होती है, बात होती है, चैटिंग होती है, और फिर जो है कहता है सामने वाला कि मेरी मम्मी जो है बीमार है, आईसीयू में है, आपसे थोड़ी मदद चाहिए, तो वो पैसे ले लेता है और 91,000 रुपए की ठगी होती है। दूसरा एक मामला आता है, यहाँ पर तो सिर्फ चैट हो रही है, दूसरा एक मामला आता है जिसमें तन्मय नाम का बंदा खुद को कहता है मैं इसरो में ऑफिसर हूँ, और वो मिलता भी है और महंगी होटल में ले जाता है, महंगी गाड़ियों में बैठाता है, इम्प्रेस करता है, और इस तरीके से फिर वो गिफ्ट्स के नाम पे ठगी करता है। तो इन मामलों को इनसे कैसे बचा जाए? देखो, कभी कभी तो क्या होता है कि साइबर क्राइम और आईटी एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। आपके अगर बेसिक कॉमन सेंस भी काम नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपने बताया इसरो में है वो, तो क्या इसरो वालों के पास में ये लाइफस्टाइल या ये काम करने का ये इतना टाइम होता है कि आप थोड़ा समझिए, आप क्योंकि आप जानते ही नहीं हो इंसान को, स्टार्टिंग से आप बिलीव करना कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सारे क्या है कि सोशल इंजीनियरिंग के पार्ट है, इसको सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स बोलते हैं। सोशल इंजीनियरिंग में होता क्या है कि आप सामने वाले ह्यूमन के ब्रेन से खेलते हैं, आप उससे वो करवा लेते हैं जो वो हो सकता है कि डायरेक्टली नहीं करता, बट उसकी साइकोलॉजी समझते हैं आप कि देखो पहले इसके ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा, कुछ खर्च करना होगा, फिर बताना होगा मेरी लाइफस्टाइल तो ऐसी है और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, ताकि एक लेवल के बाद में अगर मैं इनसे कुछ पैसे बोरो करता हूं या करती हूं तो मुझे वो मैं बोरो कर पाऊं बहुत इजीली, और मुझे वो कहीं से अगर वो और किसी से लेके भी मुझे पेमेंट दे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसे ये डाउट नहीं हो कि पैसे वापस नहीं आएंगे। तो जो एक थंब रूल मुझे समझ में आया वो ये है कि आपसे रिलेशनशिप में, जैसे कोई बंदा या बंदी आपके साथ आता है रिलेशनशिप में, आपको पैसे अगर वो डिमांड कर रहा है तो आप समझ जाइए कि भैया यहाँ पर खेल जो है बड़ा होने वाला है। दूसरी बात सर मैं आपको बताना चाह रहा था कि जयपुर का एक केस सामने आया जिसमें बहन ने भाई की प्रोफाइल क्रिएट की, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसको सीए बता दिया गया, फेसबुक वगैरह पे उसकी अच्छी सी प्रोफाइल बना दी, रिश्ता भी आ गया उसके लिए, एक लड़की की शादी भी हो गई। शादी के बाद जो है लड़के के घर वालों को मालूम चलता है कि ये लड़का ना तो सीए है और ये तो जॉब भी नहीं करता है, तो घर पर बैठा रहता है दिन भर। तो एक ऐसा मामला जिसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व था, पूरे परिवार ने मिलकर के एक तरीके से ये शादी के नाम पे फ्रॉड किया है, ऐसे मामलों में कैसे बचा जा सकता है? कि ऐसे केसेस में जैसे किसी से रिश्ता हो रहा है, कोई इंजीनियर है जिससे रिश्ता हो रहा है, या कोई डॉक्टर है जिससे रिश्ता हो रहा है, तो आप अपने साथ जब लड़के को देखने जाते हैं या उससे बात करने जाते हैं फैमिली वालों से, तो किसी डॉक्टर या किसी इंजीनियर को साथ ले जाइए, ताकि वो एमबीबीएस से रिगार्डिंग या इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर ले। राइट। तो जब वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा कि सामने वाला क्या, मतलब आप स्मार्टली और कनिंगली पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो इस फील्ड से है। अगर वो इस फील्ड से है तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स आएगा, रिप्लाई आएगा। तो इस तरीके से आप स्मार्ट चेक कर सकते हैं उस पर कि क्या वो इस फील्ड से है, नहीं है। थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड के बारे में आपको डाउट रख के चलना होगा। आप सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर या एक वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है उसके बेस पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्योंकि आगे जाके अल्टीमेटली ये होगा कि अगर वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उनकी लाइफस्टाइल खराब हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो या ड्रग एडिक्ट हो, ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। क्योंकि अगर कोई इंसान कुछ काम नहीं करता है तो उसमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिससे वो मैरिज जो है वो आगे जाके स्टैंड नहीं कर पाए और डाइवोर्स की सिचुएशन आ जाए और वापस से आप उसी स्टेज पे आ गए कि अगला रिश्ता आप वापस से किसी मैट्रिमोनी वेबसाइट पे ढूंढ रहे हैं।
तो क्या ये मैट्रिमोनियल साइट्स भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो वहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है उसके लिए, क्या हम उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? देखो, मैट्रिमोनी वेबसाइट आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं, तो एक ये अच्छा पार्ट हो सकता है कि कोई ऐसा मैट्रिमोनी वेबसाइट आए जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करे कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या नहीं है, राइट। तो हमने ये डेजिग्नेशन है या इनका ये जॉब जो है, इसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया और ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, राइट। तो अगर ये ऑप्शन कहीं होने लग जाएगा तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रॉड से बच जाएंगे। क्या बात है। तो अगर ऐसा हमने एक बता दिया, अगर ऐसा कोई मैट्रिमोनियल साइट से कोई देख रहे हैं तो आप ये फीचर लेकर के आ सकते हैं। आखिरी में आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है, कहाँ वो कंप्लेंट इसकी रजिस्टर करवाए? अगर किसी के साथ में फ्रॉड हो गया है तो देखिए, हर स्टेट में और हर सिटी में अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी 2 पुलिस स्टेशन हैं साइबर क्राइम के डेडिकेटेड। एक है पुलिस कमिश्नरेट जयपुर में। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर में अगर 1 लाख अबव फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है किसी के साथ में, तो वो पुलिस कमिश्नरेट जयपुर में आके कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। या फिर अगर किसी के साथ में 5 लाख से ऊपर का फ्रॉड हुआ है तो एक स्टेट लेवल का साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है जो एसओजी के अंडर आता है, वो भी अगेन जयपुर में ही है। एसओजी और एटीएस के अंडर आता है वो पुलिस स्टेशन, वो वहां जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। रेस्ट जो भी आपका नियर बाय पुलिस स्टेशन है, जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन है जहां आप रहते हैं, या जो आपके ऑफिस के पास का पुलिस स्टेशन है, उनको पावर्स हैं, वो सारे के सारे केसेस रजिस्टर कर सकते हैं। जो केस आप इन पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवा सकते हैं, वो केसेस भी वहां रजिस्टर हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है, cybercrime.gov.in, वहां जाके आप अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पर कॉल करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि इससे बहुत फास्ट एक्शन होता है। आगे से आगे जहां भी पेमेंट गया होगा आपका, उसको ये फ्रीज करवाते हैं, और उस अकाउंट में अगर पेमेंट है, जब तक ये एक्शन लिया तब तक वो अमाउंट फ्रीज हो जाता है और आपको पैसा बाद में मिल सकता है। तो आप बाद में जाके अपना केस रजिस्ट्रेशन लोकल पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में जो बातचीत हुई है उसके बाद मुझे 3 टिप्स मिली है, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं। मैट्रिमोनियल साइट्स पर आपकी किससे बात हो रही है, वो आपसे पैसा मांग रहा है, पैसा मत भेजिएगा। दूसरी बात, अपनी पर्सनल और जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज मत कीजिएगा। और तीसरी बात, बैकग्राउंड चेक जरूर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जो आपने पढ़ लिया प्रोफाइल में उसको सच मान करके आप शादी कर बैठे। थैंक यू सो मच सर, आज के इस एपिसोड में डिटेल में बात करने के लिए, और बहुत सारी आपने जानकारियां शेयर की जिससे हमारे लिसनर्स व्यूअर्स अवेयर होंगे। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए क्राइम गेम्स, हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट्स होंगे। हमारे साथ आज के एपिसोड में थे जयपुर पुलिस के चीफ साइबर क्राइम कंसल्टेंट मुकेश चौधरी साहब। सुनते रहिए माय एफएम। चलो आज कुछ अच्छा सुनो। ये है क्राइम गेम्स। आज के जमाने में आपके पर्स में रुपए कम होते हैं और विजिटिंग कार्ड ज्यादा होते हैं, और उसके बाद जो कुछ कार्ड्स बचते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। जमाना बदल चुका है, अब आप बैंक के अंदर कम जाते हैं, बैंक के बाहर जो एटीएम है उसमें लाइन लगाकर ज्यादा खड़े होते हैं। ये सारी बातें क्रिमिनल्स को मालूम है और इसीलिए उन्होंने अपना क्राइम करने का तरीका बदल दिया है। ये है क्राइम गेम्स। अब वो एटीएम फ्रॉड ज्यादा करते हैं, आपके ही कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं। सब कुछ कैसे होता है, इस पर आज इस एपिसोड में बात करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम गेम्स, माय एफएम की एक खास सीरीज। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और हमारे साथ हैं जयपुर पुलिस से चीफ साइबर क्राइम कंसल्टेंट मुकेश चौधरी साहब। स्वागत है आपका। थैंक यू। और जब हमने आज एटीएम फ्रॉड की बात की है तो थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूं कि इस वक्त ट्रेंडिंग में कौन से क्राइम है एटीएम को लेकर के जो हो रहे हैं। कार्ड फ्रॉड से रिगार्डिंग, क्रेडिट कार्ड से रिगार्डिंग फ्रॉड्स होते हैं, डेबिट कार्ड से रिगार्डिंग फ्रॉड्स होते हैं। ऐसे भी हैं जिस केस के अंदर कार्ड हो सकता है आपके पास हो और आपके खाते से कोई पैसा निकाल ले। क्लोनिंग के केसेस होते हैं, कार्ड क्लोनिंग के। ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कार्ड कोई आपका एक्सचेंज कर लेता है आपकी हेल्प के बहाने और किसी के साथ में फ्रॉड हो जाता है। ऐसे भी केसेस होते हैं जिसके अंदर किसी वेबसाइट का डेटाबेस लीक हो जाए और वेबसाइट के डेटाबेस लीक होने की वजह से आपके खाते से या कार्ड से मिसयूज करके कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर ले। तो अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स हैं और अलग अलग तरीके की सिचुएशन के हिसाब से आप में से कोई ना कोई कभी ना कभी जरूर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर कुछ सावधानियों का आप ध्यान नहीं रखेंगे। जयपुर में काफी ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें लोगों ने कहा कि साहब कार्ड तो मेरे पास है, मेरा जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है मेरे पास ही रखा हुआ है, फिर भी मेरे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। ये कैसे हो रहा है सर, ये कौन सा तरीका है? मोस्टली जो केसेस हैं, जैसे एक केस का एग्जांपल मैं आपको दूं कि आज से 3-4 साल पहले एक केस हमने जयपुर पुलिस में क्रैक किया था, जिसमें एक गैंग थी, फॉरेन गैंग थी, रोमानियन। तो रोमानिया से कुछ फ्रॉडस्टर्स थे जो यहाँ पे आए और महेश नगर, शिप्रापत और इस एरिया में कुछ अलग अलग एटीएम्स में इन्होंने क्लोनिंग डिवाइस लगाए।
क्लोनिंग डिवाइस में क्या होता है, इस डिवाइस को बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती है आपके कार्ड के पीछे जो काली पट्टी होती है, राइट, उसमें आपका कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होती है। उसको जब डिवाइस को लगा दिया जाता है एटीएम के ऊपर, फेविक्विक से चिपका देते हैं वो, तो कोई भी आके अपना कार्ड जब स्वाइप करेगा, स्वाइप करते टाइम पे उस कार्ड के इंफॉर्मेशन रीड करके वो डेटा उसमें सेव हो जाता है। और ऊपर एक छोटा कैमरा लगा देते हैं जिसमें जो भी आप पिन कोड एंटर करेंगे वो पिन कोड कैप्चर हो जाता है। अब ये डिटेल को वो एक सिस्टम में कनेक्ट करके, कंप्यूटर सिस्टम में जैसे आप कॉपी करते हैं डेटा, वैसे कॉपी हो जाता है डेटा और दूसरे ब्लैंक कार्ड्स के ऊपर उनको राइट कर दिया जाता है। तो एक जैसे एक सीडी को रीड या राइट करते हैं, वैसे एक सीडी से दूसरी सीडी बनाते हैं, वैसे कार्ड की इन्फॉर्मेशन से दूसरा ब्लैंक कार्ड के ऊपर राइट करके उसे क्लोन कार्ड बना दिया जाता है। और उस कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है, उसमें पिन्स होते हैं एटीएम के, वो पिन लिख लेते हैं वो, और किसी भी एटीएम में जाके कैश विड्रॉल्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से कार्ड क्लोनिंग होती है। तो क्लोनिंग के केसेस जो है वो काफी कॉमन है और काफी लोगों को लगता है कि कार्ड तो मेरी वॉलेट में था और मेरे पास था, बट मेरे अकाउंट से पैसे कैसे निकल गए। और इसी पर मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि जो अभी इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो भी, उनको अगर आप बताएं कि कैसे वो ये आइडेंटिफाई करें एटीएम में जा रहे हैं कि भाई यहाँ कोई क्लोनिंग डिवाइस तो नहीं लगी हुई है। को दो तरीके से किया जाता है। उसमें एक तरीका तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर वो डिवाइस बाहर से लगा हुआ है। जब आपने एटीएम यूज किया तो बाहर जहां पे आप जिस पर्टिकुलर पोर्शन में एटीएम इंसर्ट करते हैं मशीन के अंदर, तो वहां पे होता यह है कि तो उसकी फिनिशिंग और उसको अटैचमेंट अगर आप देखेंगे केयरफुली, तो 4-5 सेकंड का ये केयरफुलनेस से अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि किसी ने अलग से लगा दिया। कुछ वैसा ही है जैसे आप मोबाइल फोन के ऊपर कवर देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि कवर अलग है, मोबाइल फोन अलग है, राइट। तो वैसे पहचान सकते हैं इसे। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि कोई छोटा कैमरा तो नहीं लगा रखा किसी ने, स्पाई टाइप कैमरा। ये बेसिक चीजें जो एक हर कोई व्यक्ति अपने लेवल पे इतना ध्यान रख ही सकता है। अगर आप निकाल सकते हैं किसी ट्रस्टेड एटीएम से, कोई ऐसे एटीएम से, अगर आप ज्यादा प्रिकॉशंस यूज करना चाहते हैं तो कोई ऐसा एटीएम प्रेफर कर सकते हैं जो बैंक के अंदर की तरफ लगा हो, या जहां पे अच्छी सिक्योरिटी रहती हो, गार्ड जो है वो आपको रेस्पॉन्सिबल लगते हो कि यहाँ पे गार्ड रेस्पॉन्सिबली अंदर बैठता है एटीएम के। आपको ये छोटी छोटी चीजें इनका ध्यान रख लेंगे तो वैसे भी मामला पैसे का है तो ध्यान रखना चाहिए। एक और मामला सुनने में आया मुंबई से कि वहां पर लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ। जब पुलिस ने थोड़ी और छानबीन की तो मालूम चला कि ये सारे लोग एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते थे। ये किस टाइप से फ्रॉड हुआ, अगर आप बताएं। इस केस में ये हुआ कि जब नॉर्मली क्या होता है कि हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाना वाना खाने के लिए, तो खाना खाने के बाद में क्या होता है कि जब वो वेटर बिल लेके आता है तो स्टाइल से अपना कार्ड दे देते हैं उसे, और वो कार्ड लेके जाता है, फिर वो जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, पीओएस मशीन, वो लेके आता है, फिर हमारे सामने ट्रांजैक्शन होता है उसका। तो अब लोगों को ये समझना होगा कि आपको पहले कार्ड नहीं देना है, पहले मशीन मंगवाइए आप और अपनी आंखों के सामने उसे स्वाइप कीजिए। अब क्योंकि वो ये ध्यान नहीं देते थे, कार्ड अपना स्टाइल से जो अपना दे रहा है उन्हीं के साथ फ्रॉड हुआ है, सबके साथ नहीं हुआ था वहां पे। तो उस रेस्टोरेंट में जो वेटर थे, जो वो अरेस्ट हुए इस केस के अंदर, वो फ्रॉड कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि वेटर्स के पास में कोड था और वो कार्ड जो लेके जाते थे, अपने कोड के अंदर एक छोटा सा डिवाइस था जो मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर था, उसमें कार्ड स्वाइप करते थे, जेब में डाल के कार्ड को स्वाइप कर लेते थे। स्वाइप करते ही कार्ड का डेटा रीड हो गया, उसके अंदर सेव हो गया, और साइड में देखते देखते अल्टीमेटली देख लेते थे कि पिन कोड क्या है। 4 डिजिट का पिन कोड है, फिंगर्स के मूवमेंट से भी आपको याद हो जाता है। अगर आपने की प्रेस होते हुए भी नहीं देख रहे तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या पिन कोड था। तो ऐसे इस पैटर्न की वजह से उनका जो है कार्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुए। तो अपना एटीएम कार्ड जो है अपने पास ही रखिए, हैंड ओवर मत कीजिए, पीओएस मशीन आने दीजिए, इंतजार कीजिए, उसके बाद स्वाइप जो हो रहा है वो आपके सामने वो प्रोसेस होनी चाहिए। अच्छा, एक मामला और आया, जयपुर पुलिस ने गाजियाबाद से 4 लोगों को पकड़ा था जिन्होंने 200 से ज्यादा एटीएम में ठगी की। उनका तरीका ये था कि वो बाहर खड़े हो जाते थे, मदद करते थे। ये किस तरीके से हो रहा था? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर किसी को यूज करना नहीं भी आता है तो क्या हुआ, एटीएम जाएंगे, वहां कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा पैसे निकालने में। तो और ये उनकी हैबिट बन जाती है। इमरजेंसी केस में करें तो समझ में आता है, बट उनकी हैबिट बन जाती है। और कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते, हर बार उनको कोई ना कोई हेल्प के लिए चाहिए होता है। तो ये उन लोगों का ही वेट कर रहे होते हैं कि जो हमसे हेल्प मांगे और हम उनको ये बोलेंगे अच्छा ठीक है हम आपकी हेल्प कर देते हैं। कार्ड स्वाइप करते हैं, कार्ड स्वाइप करके, क्योंकि आपका अगर एसबीआई का अकाउंट है, एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का है, तो आपने देखा होगा कि इनका टिपिकल एक डिजाइन होता है, इसका लोगो होता है, कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, और आप कलर से पहचान जाते हैं कि अच्छा येलो से कलर का है तो एसबीआई का होगा। आप उसका कलर देखते हो, आप बोलते हो कि वही कार्ड है जो आपका एटीएम कार्ड होता है। और वो आपको एक्सचेंज में आपकी हेल्प करते हैं, कैश निकाल देते हैं, और आप जब घर आ जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता आप कौन सा कार्ड लेके आ गए। फिर पीछे से वो आप ही के कार्ड को यूज करके कैश विड्रॉल कर लेते हैं। 10, 20, 50 जितने भी कार्ड की लिमिट होती है एक बार में विड्रॉल करते हैं, और आपको समझ में आता है कि अरे कार्ड तो मेरे पास है।
फिर जब रिपोर्ट करने जाते हैं और उसके ऊपर नाम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ये तो और ही किसी का कार्ड है, उसने मुझे एक्सचेंज में दूसरा कार्ड दे दिया। एक केस बहुत इंटरेस्टिंग था जो हमारे सामने आया। अच्छा। एक केस में तो ऐसा था कि वहां पे एक एटीएम के ही गार्ड ने उसकी हेल्प की और उसको कार्ड एक्सचेंज करके दूसरा कार्ड दे दिया। अरे वाह। तो मतलब एटीएम का गार्ड तक भी ये क्राइम कर सकता है, क्योंकि गार्ड की तो नौकरी है, वो टेम्पररी हो सकता है। कोई 2 महीने के लिए कोई फ्रॉडस्टर लगा हो नौकरी के लिए और वो फ्रॉड करके बहुत सारे लोगों को चूना लगा के चला जाए। तो आप ये समझिए कि फ्रॉड कोई भी कर सकता है। तो अगर आपका कोई ट्रस्टेड पर्सन है उसी से हेल्प लीजिए, अदरवाइज बहुत रिस्की हो सकता है ये जो भी आपने गार्ड वाली बात बताई, ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम का भी लूप होल है और उस पर भी सवाल खड़े करता है। उनको भी ये देखना चाहिए कि वो जो गार्ड रख रहे हैं, वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो, उसके बाद में गार्ड को अपॉइंट करें। एक ऐसा भी सुनने को मिला कि ना तो ओटीपी शेयर किया किसी से, क्योंकि लोगों को अब सबको पता है कि ओटीपी नहीं देना है, कार्ड डिटेल नहीं देनी है, क्या उसके बाद में पैसा कट जाता है? क्योंकि कुछ ऐसे मामले मैंने सुने। कोई शॉपिंग वेबसाइट है, जैसे कुछ टाइम पहले डोमिनोज की वेबसाइट या एप्लीकेशन, उनका सर्वर हैक हुआ था। तो डोमिनोज से किसी ने पिज्जा परचेज किया होगा, किसी ने अपने घर पे पिज्जा मंगवाया होगा, या बिग बास्केट की वेबसाइट हैक हो गई थी। तो ये जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, ये कुछ हैक होती हैं, कुछ एक्सपोज होती हैं, कुछ पब्लिक में भी पता चल जाता है कि हैक हुई है, कुछ का पब्लिक में नोटिफिकेशन नहीं आता बट उनका सर्वर हैक हुआ होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसके अंदर कोई इंसाइडर है जिसने डेटा चुरा लिया। अच्छा। तो कॉपी पेस्ट ही तो है, डेटा गायब तो होगा नहीं, तो किसी को पता चलेगा नहीं। राइट। अब ये नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि हमें जब तक ओटीपी नहीं आएगा, हम किसी को ओटीपी नहीं बताएं, तब तक पैसा कटेगा कैसे। तो उसमें थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, कुछ हद तक ये बात सही है, बट इसमें कुछ अपडेट ये है कि अगर आपका फॉरेन सर्वर्स पे ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं तो आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी अगर किसी के पास है तो बिना ओटीपी का ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको ओटीपी नहीं आए बट सीधा पेमेंट डिडक्शन का मैसेज आएगा। तो अगर इसमें कैसे बचना है? तो अगर कोई शॉपिंग वेबसाइट हैक हो गई तो उसमें आप कैसे सिक्योर करोगे अपने आप को? ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि शॉपिंग वेबसाइट की सिक्योरिटी आपके हाथों में नहीं है। वो उस वेबसाइट को करना होगा कि ये वेबसाइट सिक्योर कैसे रहे। तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आप नेट बैंकिंग में अपने कार्ड की लिमिट को सेट करके रखें कि मेरे कार्ड से 3000 या 5000 से ऊपर की शॉपिंग नहीं हो। या फिर ऑनलाइन जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उसको डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करके रखिए कि मैं इंडिया में ट्रांजेक्शन करता हूं, मुझे इंटरनेशनल करना ही नहीं है, उसे डिसेबल करके रखिए। या आप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही ट्रांजेक्शन को डिसेबल कर दीजिए। जब आपको यूज करना होगा उस टाइम पे ऑन करना नेट बैंकिंग में लॉगिन करके, या क्रेडिट कार्ड, कुछ बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट कार्ड की डेडिकेटेड एप्लीकेशंस भी देते हैं। राइट। उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ऑन ऑफ करने का फीचर आता है। राइट। तो अपने अपने बैंक से आपको ये भी समझने की रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या फीचर्स वो आपको दे रहे हैं, आप कैसे कैसे कार्ड को सिक्योर कर सकते हैं। राइट। कुछ केसेस में ऐसा भी है कि आप अपना डेबिट कार्ड का एटीएम से कैश विड्रॉल भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो अगर आपका डेबिट कार्ड और पिन भी आपने किसी को दे दिया, कार्ड क्लोनिंग से भी आप बच सकते हो, कोई पैसा नहीं निकाल पाएगा। तो अपनी सिक्योरिटी आपको कस्टमाइज करनी आनी चाहिए कि आपका बैंक आपको क्या सिक्योरिटी फीचर्स देता है। कुछ टाइम निकालिए, यूट्यूब के वीडियोस पे आप कॉमेडी के वीडियोस देख रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के वीडियोस देख रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी के वीडियोस भी देखिए और कस्टमर केयर से बात करके ये भी समझिए कि क्या क्या फीचर्स आपका बैंक आपको देता है। अब आखिरी में आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई अगर हमारे साथ कभी ऐसा फ्रॉड हो जाता है, कहाँ हमें रजिस्टर करनी है अपनी कंप्लेंट, कैसे हमें बचना है, और क्या हमारा पैसा जो चला गया है क्या उसकी रिकवरी के भी चांसेस है? बिल्कुल है, ये केस टू केस बेसिस डिपेंड करेगा। जैसे अगर आपका कार्ड मिसयूज होके किसी शॉपिंग वेबसाइट पे या किसी ऑनलाइन सर्वर पे पेमेंट हुआ है और वो एक पेमेंट गेटवे है, जैसे मान लीजिए इंडियन रेलवेज की वेबसाइट पे आप टिकट बुक करते हैं, तो कोई रेजर पे, पेयू, सीसी एवेन्यू, ये पेमेंट गेटवेज हैं जिनके थ्रू पेमेंट जाता है और फिर 24 से 48 घंटे के बाद में ये इंडियन रेलवेज के अकाउंट में जाएगा। तो अगर 24 to 48 आवर्स के बीच में रिपोर्ट हो जाता है तो ये अमाउंट फ्रीज हो सकता है और ये पेमेंट आपको पूरा का पूरा वापस मिल सकता है। या किसी शॉपिंग वेबसाइट से किसी ने कोई कैमरा खरीद लिया तो शॉपिंग वेबसाइट को अगर 24 घंटे में रिपोर्ट होता है, क्योंकि डिलीवरी टाइम भी है, वो डिलीवरी स्टॉप हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हमने कंप्लीट पेमेंट रिफंड करवाया है विक्टिम को। तो ये केसेस हैं जिसमें पूरा पैसा वापस मिल सकता है। कार्ड क्लोनिंग के केसेस हैं जिसके अंदर यूजर की गलती नहीं थी, एटीएम के साथ मैनिपुलेशन हुआ और एटीएम को बैंक को सिक्योर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। अगर उसमें तो यूजर ने ना किसी को ओटीपी बताया, उसकी कोई गलती नहीं है। राइट। तो ऐसे केसेस में आपका जो भी ब्रांच है उस ब्रांच में जाके ब्रांच मैनेजर को एक लेटर दें आप कि इस तरीके से फ्रॉड हुआ, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको ये पैसा वापस मिलना चाहिए। इसकी रिसीविंग भी ले उनसे। और ये रिसीविंग लेने के बाद में ब्रांच की जो है, अगर आपको वहां से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता, वो कहते हैं भाई हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, तो ब्रांच की रिपोर्ट जो आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर बैंकिंग ऑम्बड्समैन का एक ऑप्शन है जहां पे आप ब्रांच की कंप्लेंट कर सकते हैं।
फिर बैंकिंग लोकपाल जो है वो आपकी केस को देखता है और वो देखता है कि भाई इसकी अगर गलती नहीं है तो इसको बैंक को पैसा वापस देना पड़ेगा। राइट। तो बैंक से उनको पैसा वो वापस भी दिलवाते हैं और यूजर को अपना पैसा वापस मिल जाता है। हर केस का सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन में चले जाइए। हाँ। कुछ केसेस में डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल सकता है। आप खुद अवेयर है, आप फ्लिपकार्ट से अगर किसी की शॉपिंग हो गई है तो आप फ्लिपकार्ट को डायरेक्ट भी मेल कर सकते हो राइट। कि ये मेरा कार्ड है, मेरा किसी ने फ्रॉडुलेंटली यूज किया, तो इस ट्रांजेक्शन को स्टॉप कर दीजिए। राइट। तो इसके लिए एक फ्लैग रेज हो जाता है, क्योंकि ऑड आवर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है रात को किसी ने 12 बजे किया हो सकता है पुलिस स्टेशन आप जाए, वहां पे स्टाफ नहीं मिले, हो सकता है कि पुलिस की टीम कहीं गई हुई हो, या लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी चल रही हो, या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, या कोई पॉलिटिकल कैंपेन चल रहे हो। कई बार पुलिस भी बिजी होती है, आपका केस रजिस्टर होने में अगर टाइम लग गया और उस टाइम में वो पैसा आगे कहीं चला गया तो फिर वो वापस आने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो हमें ये समझना होगा। दूसरे जो केसेस होते हैं कि आपको 1930 जो गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर है, राइट, साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम की वेबसाइट है cybercrime.gov.in, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है, इस पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल देना होगा, ट्रांजेक्शन की डिटेल देनी होगी, आपको ट्रांजेक्शन का नंबर मेंशन करना होगा, कितना अमाउंट का फ्रॉड हुआ ये रिपोर्ट करना होगा। हो सकता है आपको नहीं करना आता है, आप अपने घर में किसी नोन फ्रेंड फैमिली मेंबर से हेल्प ले सकते हैं अकाउंट क्रिएट करके रिपोर्ट करने में। और वो वेबसाइट आपको ये भी बताती है कि कितना पेमेंट उन्होंने फ्रीज करवा दिया आगे आपका, और कहाँ पे फ्रीज है वो। बाद में वो आपको केस रजिस्टर करवा के पुलिस स्टेशन के थ्रू या कोर्ट के थ्रू वो पैसा वापस मिल सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं और ये इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में जो अब तक की बातचीत हुई है उससे मुझे 3 टिप्स मिली, मैं आपको बताता हूं। पहली बात, आप जो बैंक के अंदर एटीएम्स होते हैं उनको प्रेफर करें, कोशिश करें कि वहीं जाकर के आप ट्रांजैक्शन करें, वो सिक्योर्ड रहते हैं, सेफ रहते हैं, वहां क्लोनिंग वाले जो डिवाइसेस हैं उनके लगने के चांसेस कम होते हैं। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई वो ये है कि नेट बैंकिंग से आप अपने जो सिक्योरिटी फीचर्स है उन्हें कस्टमाइज कीजिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो किसी को भी कभी भी हैंड ओवर मत कीजिए, चाहे आप पेट्रोल पंप पर हैं या किसी रेस्टोरेंट में गए। ट्रांजैक्शन आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, वो कार्ड आपकी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आज इस वीडियो में एपिसोड में बात करने के लिए, और क्राइम गेम्स में ये वाला क्राइम किसी के साथ ना हो उसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।